हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चलिए आइए, आपका टाइम हो चुका है, करते हैं हम क्लास। लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है, सभी क्लास का दिया जाता है ताकि आपकी क्लास ना छूट पाए, आप एक साथ क्लास ले पाएँ। आज हम यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। सिलेबस का जो सेक्शन है आपके ज्योग्राफी सेक्शन से करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 2 सेट लिए हैं, यानी कि 2 चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न को लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उनमें जो आंसर्स होंगे वो आपको बताने होंगे। सारे बहुविकल्पी प्रश्न ही हैं, तो वो आपको यहाँ पर सोशल साइंस से कराए जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस की बुक ठाकुर पब्लिकेशन में दिया गया है। तो वहाँ से ये प्रश्न मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ पर मैथ की क्लास मैंने शेड्यूल की थी, बट आप लोगों में से किसी ने जो है मुझे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं। काफ़ी ज़्यादा किसी ने लिख दिया है, किसी ने टिक कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही गंदी दिख रही थी, इसलिए मैंने फिर नहीं किया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, जो हो पा रहा है वही लगा लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बाहर करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, हाँ हम जानते हैं पाई जाती है। उसका जो परसेंट का एक क्राइटेरिया है वो कितना है? क्या वो 28% है, क्या वो 22% है, क्या वो 29% है, क्या वो 21% है? जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसका परसेंट रेट कितना है? क्विक रिप्लाई करते हुए आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपके ज्योग्राफी के सेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर जो है वो 22% यहाँ पर पाई जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। तापमान मापा जाता है, तापमान को हम किससे मेज़र करते हैं? तो क्या हम सिस्मोग्राफ से करते हैं, ऑप्शन नंबर 1, डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, ऑप्शन बी, फिर है कोरियोग्राफ में करते हैं, ऑप्शन सी, और रिक्टर स्केल से करते हैं, ऑप्शन डी। जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू होता है। किस में होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, कि इतने डिग्री सेल्सियस है, इतने डिग्री टेम्परेचर है। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा है, वायुदाब मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर के थ्रू, रिक्टर स्केल के थ्रू, सिस्मोग्राफ के थ्रू और बैरोमीटर के थ्रू। जो एयर प्रेशर होता है उसको हम किस मेजरमेंट, किस इक्विपमेंट के थ्रू, किस डिवाइस के थ्रू मेज़र करते हैं, ये बताइए। किस उपकरण से आप मेज़र करते हैं? तीसरे का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? रिक्टर स्केल से नहीं, सिस्मोग्राफ से नहीं, हाइड्रोमीटर से तो ह्यूमिडिटी को नापते हैं, आर्द्रता को नापते हैं। बैरोमीटर यहाँ पर जो है वो आपका सही ऑप्शन है। तो तीसरे में डी, जो जितने स्टूडेंट बता रहे हैं, उम्मीद है कि सही। क्या आप में से 3 मिला? बहुत सारे स्टूडेंट को मिला होगा, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको बता दी हूँ, अपना नोट डाउन करते हुए चलिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। आइए देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल ऑप्शन 1, बहिर्मंडल ऑप्शन 2, और क्षोभ मंडल ऑप्शन 3, आयन मंडल ऑप्शन 4। जो ओजोन गैस होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? आप किसको सही बता रहे हैं कि ओजोन गैस यहाँ पर पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर 15 बहुविकल्पी आपने सही कर लिया तो लिखने वाले आप सभी लिखने वाले काफ़ी आसान होते हैं, उसमें थोड़ा सा बनाकर भी लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन 15 जो टीचर होते हैं वो 15 ऑब्जेक्टिव को ही अच्छे से देखते हैं, बाकी से ऐसे ही चेक होती हैं कॉपी, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव मैं ज़्यादा करवाती हूँ कि ताकि उसमें दिक्कत आपको ना आए। फोर्थ का रिप्लाई करिए तो ध्यान रखिएगा, फोकस करिए। समताप मंडल में आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन जितने स्टूडेंट का है उनका 1 नंबर और मिलता है। तो ये 4 हो गया। 5वां प्रश्न देखिए, पवन को वर्गीकृत किया जा सकता है, पवन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? ध्यान से पढ़िए, ध्यान से बताइए, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि जो पवनों के प्रकार हैं, ठीक है, जो पवन के प्रकार हैं वो 3 प्रकार की पवनें होती हैं। पहली जो पवन होती है उसको स्थायी पवन या प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवनें कहा जाता है। दूसरी जो होती है उसको हम अस्थायी पवन या मौसमी या सामयिक पवन कहते हैं। तीसरी जो पवन होती है उसको स्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है। 3 वर्ग के नाम है, ध्यान रखना, 3 है। पर कौन कौन से? एक भूमंडलीय पवन होती है, एक मौसमी पवन होती है और एक स्थानीय पवन होती है। तो 3 प्रकार के भागों में उनको बांटा गया है। आगे बढ़िए। चक्रवात को हम कितने में वर्गीकृत करते हैं? 8 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में। जो चक्रवात आता है उसको हम कितने में डिवाइड करते हैं, बताइए।
रिप्लाई करिए, क्या होगा राइट आंसर। जो चक्रवात आता है उसको हम कितने में डिवाइड करते हैं, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो चक्रवात जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक जो चक्रवात होता है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं उसको। और एक और जो होता है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। हिंदी में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा वाला जो है उसका नाम है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसलिए दो भाग है। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ ज्वारा कब आता है। दीर्घ ज्वार, सॉरी ज्वारा नहीं, ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आता है, अमावस्या को आता है, पूर्णिमा को आता है, उपरोक्त दोनों के दिन आता है, इनमें से कोई नहीं। जो ज्वार भाटा आता है उसमें कभी कभी बहुत जो ज्वार होता है वो दीर्घ होता है, तेज होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है। तो वो कब आता है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों अमावस्या में भी देखने को मिलता है, पूर्णिमा में भी देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, 8वां प्रश्न है, लघु ज्वार कब आता है। जो लघु ज्वार होता है वो कब आता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है, दोनों दिन आता है, कोई नहीं। जो लघु ज्वार होता है वो कब आता है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, फिलहाल ऐसे प्रश्न आपके पेपर में नहीं आए हैं अभी तक, तो उम्मीद कम है, लेकिन बुक में दिया है तो करा दे रहे हैं। ये दोनों के दिन आता है, कृष्ण पक्ष वाले दिन भी और शुक्ल पक्ष वाली अष्टमी के दिन देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, महासागरीय धाराओं को वर्गीकृत किया गया कि धाराओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में, 3 प्रकार में, 2 प्रकार में, 7 प्रकार में। महासागर की जो धाराएं होती हैं उनको हम कितने प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, चलिए बताइए फ्रेंड्स, आप सभी बताइए कितने प्रकार में हम यहाँ पर किए हुए हैं। क्या बताएंगे, कौन सा ऑप्शन है जो आपका एकदम सही होगा। यहाँ पे महासागरीय धाराओं से पूछा जा रहा है आपको। तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा। कौन कौन सी होती है मालूम है आपको, कौन कौन सी होती है बता सकते हैं। 2 होती हैं, एक होती गर्म जल धारा जिसको वार्म करंट कहा जाता है, वार्म करंट कहा जाता है, ठीक है। और एक होती है कोल्ड कूल, ठीक है, ठंडी धाराएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है, ठीक। जो गर्म जलधारा होती है वो विषुवत रेखा के भागों से जो ध्रुव होते हैं, यहाँ पे विषुवत रेखा बनी हुई, ध्रुव यहाँ पर होता है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ चलती हैं, वो गर्म जलधाराएं होती। और जो धाराएं ये पोल से लेके आपके इधर वाली विषुवत रेखा के मार्ग पर चलती, वो आपकी ठंडी को धाराएं होती। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत ही माइन्यूट सा प्रश्न आपके ऊपर आ सकता है इनको लेकर, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहेगी, इसलिए मैं करवा देती हूँ। कुछ चीज़ें बाहर की आएँ तो कर लीजिए, कोई नहीं करवाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। वायुमंडलीय ताप का जो प्रमुख स्रोत होता है एटमॉस्फेयर का, वो क्या है। एक एनर्जी फुल के टेम्परेचर का सोर्स क्या है, तो ध्यान रखिएगा, हम सभी को मालूम है वो सूर्य होता है, किसी और ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में गैस पाई जाती है, नियॉन गैस पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उपरोक्त सभी। तो जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर, उसमें किस प्रकार की गैस पाई जाती है, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी गैस पाई जाएगी। हीलियम की भी मात्रा अपनी है, परसेंट में, पॉइंट में, जो भी हो। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नियॉन भी पाया जाता है। इसी के साथ आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बना है। मिसिसिपी, वोल्गा नदी, मिसौरी और कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन किस नदी के थ्रू फॉर्म हुआ है। एक ऑप्शन इसका करेक्ट है, उम्मीद है बढ़िया प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर वो है कोलोराडो, ठीक है। क्या है, डी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, 12th तक हमने देख लिया। आगे आइए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाली गैस होती है वो कौन होती है। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से करिए, बिल्कुल भी गलती नहीं बताइएगा। 13 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन की ही गैस होती है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट आइए, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल की किस परत में होती हैं। क्या वो समताप मंडल में घटती हैं, क्या वो क्षोभ मंडल में घटती हैं, क्या वो आयन मंडल में घटती हैं, क्या वो बहिर्मंडल में घटती हैं। जो मौसम की इतनी सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, बारिश है, तूफान है, बादल फट रहे हैं, बर्फ़ गिर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो किस मंडल में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ध्यान, कहाँ पर घटित होती हैं, कहाँ पर एक्चुअल में इनका काम, ये सारी चीज़ें होती हैं,
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्षोभ मंडल में होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। चलिए फ्रेंड्स, आपके 10 मिनट्स हो चुके हैं, क्लास को लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, लाइक तो कर बनता है भाई। इतनी एनर्जी के साथ चीज़ें आपके लिए परफॉर्म हो रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं यहाँ पे इसको लास्ट में करवा रही हूँ ताकि एकदम रिसेंट में याद रहे। ऑप्शन देखिए तो आप टिक कर पाएँ, इसलिए लाइक तो बनता है। मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी होगी, क्यों, बात सही है ना। चलिए जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं रेस्ट लेती हूँ 1 सेकंड के लिए, लगातार बोलने पे थ्रोट में पेन होते हैं। चले आगे बढ़े, तो हमने 14 तक तो ऑलरेडी देख लिया है। अभी तो ये आपका एक ही चैप्टर का है, मैंने 2 चैप्टर आज लिया है, ठीक है। और अभी इस चैप्टर में भी बहुत सारा प्रश्न है, तो वो भी मैं करवाऊंगी 1 बाय 1 करके। आई होप सो कि आप सभी के सही होंगे। किसका कितना सही हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, वायु दाब को नापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मिली बार होती है, केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, या और एम्पियर होती है। जो एयर प्रेशर होता है उसको मापने की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? हम उसको क्या मिली बार में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं? हम सभी जानते हैं कि उसको हम मिली बार में नापते हैं। जिन्हें नहीं पता है आज जान लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पवन को इम्पैक्ट नहीं देता? तो कैलोरीज बल है, वायु दाब में अंतर है, और प्लेट विवर्तनिकी है, धरातली विषमताएं हैं। तो कौन सा एक कारक है जो हवा को इफेक्ट नहीं करता? सिर्फ एक कारक है नहीं करता है, वो प्लेट जो खिसकती है, इन प्लेट में डिफरेंसेस आते हैं, इनमें से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी बहुत फ़र्क और सारी चीज़ों का पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, गजरत है, गरजत चालिसा किस पवन को कहा जाता है? पवनों के भी नाम होते हैं, तो एक पवन है जिसका नाम है गर्जता चालिसा, वो पछुआ पवन को कहते हैं, ऑप्शन 1। ध्रुवी पवन को कहते हैं, ऑप्शन बी। व्यापारिक पवन को कहते हैं, ऑप्शन सी। और जेट स्ट्रीम को कहते हैं, ऑप्शन डी। तो गर्जता चालिसा जो होती है वो वहाँ पर किसको कहा जाता है? पछुआ पवन को। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, मानसूनी हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो कितने अंतराल पे है? 6 मतलब 24 घंटे में, 6 माह में, 12 घंटे में, 3 माह में? कितने टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये चीज़ें घटित होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन क्लियर है। ये हर 6 महीने के बाद अपना रंग दिखाती है, हर 6 महीने पर इनकी दिशाएँ चेंज होती हैं, और ये अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में इनकी उत्पत्ति होती है, वहाँ से इनका सब कुछ शुरू होता है। नेक्स्ट आइए, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, वाइट प्लैनेट कहते हैं। हमारे यहाँ जल है, तो यहाँ पर इस पृथ्वी को हम किस नाम से जानते हैं? सभी जानते हैं, पानी होने की वजह से उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, विविधताएँ ज़्यादा हैं, चीज़ें अच्छी हैं। नेक्स्ट आइए, वृहद ज्वार की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तो केवल पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक क्रम में आ जाते हैं। केवल अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमा और अमावस्या दिन दोनों के दिन होता है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन होता है। जो बृहद ज्वार होता है, ठीक है, उस वो किस दिन हो ऐसा होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर जो है वो आपको बता देती हूँ, यहाँ पर सी होगा, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन ये एक सीध में आते हैं, इसीलिए चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि तीनों एक क्रम में रहते हैं। हाँ, ये आगे पीछे हो सकते हैं, बट तीनों इसी क्रम में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या के ही दिन ये सब होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? समझ रहे हैं ना? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 20 तक कराया था, 21 देखो लिखा हुआ है साइड में एकदम। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा नहीं है? तो फ्लोरिडा एक धारा है वो, लेब्राडोर धारा है वो, गल्फ स्ट्रीम धारा है वो, उत्तरी ध्रुवी विश्वती धारा है वो। निम्न में से कौन गर्म धारा नहीं है? एक ऑप्शन 20 का यहाँ पर सही है, वो भी बहुत 21 का बेसिक है, वो लेब्राडोर धारा जो है वो नहीं है। बाकी गल्फ स्ट्रीम धारा, फ्लोरिडा धारा और ये विश्वती धारा, ये सबकी सब आपकी गर्म धारा है, जो आपकी विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाती है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन ठंडी धारा नहीं है? लेब्राडोर धारा और ओया है, सॉरी, ओया है, सिरोधारा है, पेरू है, गल्फ स्ट्रीम धारा है। कौन एक नहीं है? तो 22 में ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद फिर बाकी जितने भी है वो आपके ठंडी धारा
नहीं है, यही वाला है, बाकी सब है। ठीक है। तो इस पता है ये जो चैप्टर था इसमें 22 प्रश्न ही था। ये चैप्टर आपकी बुक के हिसाब से बुक में ही दिया गया, उसमें 22 प्रश्न था, 22 करा दिया। हमने एक पूरा कर लिया। मुझे बताइएगा कि पहले वाले सेशन में से, मतलब पहले एक साइड से 22 थी, तो 22 में से कितना आपको मिला। और अब चलते हैं दूसरे पे, आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही? इजी है, देखिए सिंपल है, आपकी बुक में दिया गया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें से कुछ आ सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास वक्त है, चीज़ें हैं, तो हम जब पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। आइए चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज। चलिए देखिए, ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जा सकता है कितने भागों में? 5 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में। हम कितने भागों में इनको बांटते हैं? तो ज्वालामुखी जो होता है, वॉल्केनो जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, इनको हम 3 भागों में काटते हैं। एक क्या होता है जो उद्गार करता रहता है, एक 6 महीने बाद, एक होता है सुषुप्त होता है जो 6 महीने बाद करता है, और एक नहीं करता है। ठीक है, पहले में डी। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वही थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। भूकंपी तरंगों का जो अंकन है वो किया जाता है किसके थ्रू? मतलब किसमें नापते हैं? बायोग्राफ के थ्रू, सिस्मोग्राफ के, रिक्टर स्केल, और यहाँ पर क्या दिया है? किलोग्राम में ना दिया है, कियाग्राफा में, कोरियोग्राफ में यार। चलो बताओ क्या होगा, बताइए। यहाँ पर पता है सिस्मोग्राफ में, ये वाला सही है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ। भूकंप की तीव्रता जो होती है वो मापी जाती, तरंगे और तीव्रता दोनों अलग अलग है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। सिस्मोग्राफ के थ्रू, कोरियोग्राफ के थ्रू, और रिक्टर स्केल के थ्रू, वायोग्राफ के थ्रू। जो इंटेंसिटी होती है उसको हम किस में नापते हैं? ध्यान रखेंगे, ये हम रिक्टर स्केल से नापते हैं, लेकिन तरंग को हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। लेकिन भूकंप भूकंपी में थोड़ा सा फर्क है, तो ध्यान रखना। बल को वर्गीकृत किया जा सकता है, बल को हम कितने में वर्गीकृत कर सकते हैं? 2 भाग में, 4 भाग में, 7 भाग में, 8 भाग में। तो ध्यान रखना, एक ऑप्शन है 2 भागों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, महाद्वीपों के निर्माण में संकलन बल जो है वो कैसा होता है? वो पटल विरूपणी होता है, आकस्मिक होता है, वही जात होता है, सभी होता है। तो पांचवे का एक ही ऑप्शन सही, वो पटल विरूपणी होता है। कैसा होता है? पटल विरूपणी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण कहाँ पर हुआ है? वलन से हुआ है, तनाव से हुआ है, संवलन से हुआ है, इनमें से कोई नहीं। कुछ पर्वत है जो अलग अलग क्रियाओं के थ्रू बनते हैं। एक ऑप्शन आपका सही है, वो यहाँ पर तनाव बल के थ्रू इनका निर्माण हुआ है। आगे बढ़िए, वलन के किस प्रकार के चट्टानों का क्रम उल्टा होता है? परिवलन का, समनद वलन का, अधिक्षिप्त वलन का, और एकनी वलन। इन सारे आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम इनका आपने नहीं बताया थ्योरी के फॉर्म में। फ्रेंड्स इन्हें बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है। कभी कभार इक्का दुक्का पूछा गया, नहीं तो नहीं आता है, इसीलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस के फॉर्म में इसलिए करा दे, मान लो अगर ऑप्शन देख के आता है तो ऑप्शन वहाँ पर एटलीस्ट टिक कर पाओ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अधिक्षिप्त वलन है। आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया है होस्ट और ग्रेबन का निर्माण किसने किया है? ग्रबेन का निर्माण किसने किया? भ्रंश से हुआ है, संपीडन से हुआ, वलन से हुआ, भूकंप से हुआ। तो राइट आंसर है भ्रंश से हुआ है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है, 9th है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बताइए। सक्रिय ज्वालामुखी होती है, ठीक, पोपा है, फ्यूजियाना है, फ्यूजियामा भी दिखता है, और विशुविशय से स्ट्रोम्बोली है। एक सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जो हमेशा फटता रहता है, उद्गार कभी भी कर सकता है। तो 9th का जो रही राइट आंसर होगा वो आपको पता है स्ट्रोम्बोली है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से काफ़ी फेमस है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत बार ये पूछा गया, तो ये आने की चांसेस ज़्यादा हैं। आगे बढ़िए, अपक्षय को वर्गित कर सकते हैं कितने भागों में? 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 7 भागों में। बताइए बताइए बताइए, यहाँ पर क्या होगा? अपक्षय को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनको हम 3 भागों में करते हैं। 3 भाग, यही वाला सही होगा। एक होता है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग होता है, एक होता है रासायनिक वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग होता है, और एक होता है जैविक, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो हम इनको 3 भागों में ही बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चट्टानों का अपने ही स्थान पर छोटे टुकड़े में टूट जाना क्या कहलाता है? अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, निक्षेपण होता है, या घर्षण होता है? जो चट्टान अपने ही जगह पर टूट जाती है वो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उसको हम बताइए क्या कहते हैं? उसको हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 11th में यहाँ पर ए होगा, उसको हम अपर्दन कहते हैं। गलत नहीं करिएगा, अपर्दन, हाँ ठीक है। एक सेकंड, अपने ही स्थान पर। एक चीज़ थोड़ा गलत मैंने बता दिया, पता है क्या गलत बताया? ये गलत है।
यहाँ पर अपने ही स्थान लिखा है तो अपर्दन नहीं होगा, अपचय होगा। अपचय में यही बात होता है कि वो चट्टान अपनी स्थान पर ही रहता है, मूल स्थान पर, और वहीं पर टूटता रहता है, तो वो अपचय होता है। अपर्दन वो होता है जो टूट के कहीं और बह के चला जाता है दूसरी जगह पे, वो हमारा अपचय होता है। तो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने गलत बताया, इसलिए तुरंत ही मैंने करेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको कई तरीके से मिलेगा। आगे देखो, एक दिया है, निम्न में से क्रस्ट प्रदेश से बनने वाली भू आकृति कौन सी है? डेल्टा होती है, छनकशिला होती है, यू आकार की घाटी होती है और हेलिकैट होती है। हेलेकाइट होती है। अच्छा प्रश्न है फिलहाल ये भी, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हेलेकाइट है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसमें पता है 12 प्रश्न थे, बल्कि मैंने 22 उसमें करवाए, 12 इसमें करवाए। उम्मीद है कि प्रश्न काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी बढ़िया मैंने आपको करवाया। आज की क्लास इवनिंग की यहाँ पर बढ़िया से धमाकेदार क्लास होगी। अब आप लोग की होगी क्लास, आप लोगों की लगभग वही 8 बजे। आपकी लगभग एक क्लास मैंने यहाँ पर शेड्यूल की था, आपकी 8:30 के आसपास में आप लोग को शेड्यूल क्लास मिलेगी, जहाँ पर आपको आज बेहतरीन तरीके से, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से इंग्लिश की महामैराथन क्लास होगी, जिसमें ए से लेकर जेड तक की पूरी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ध्यान रखिएगा, मुझे आपको सिर्फ मैप वो बताना है, एप्लीकेशन बतानी है लिखने को, साइंस के फिगर्स बताने हैं, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है जो इम्पोर्टेंट रहा है। अब आप लोग अपनी फाइनल तैयारी जितना आप लोगों ने किया है वही इतना करिए, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ हो जाएगी। होप अच्छी रखिए, बेस्ट होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में महामैराथन की क्लास में, सारे बच्चे अटेंड करेगा, मैं भी लाइव एक्टिव रहूँगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय तब तक के लिए।